कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1। आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो बहुपद चर तथा अचर पदों से मिलकर बनने वाला व्यंजक होता है। पुनः चर तथा अचर पदों से मिलकर बनने वाला व्यंजक होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसका और हो सकता है 2x का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, 2x का स्क्वायर प्लस y 2y प्लस 1, 3x का स्क्वायर प्लस 1y प्लस 4। ऐसे हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये जो है वो प्रमुखतः दो टाइप के होते हैं, पदों की संख्या के आधार पर और घातों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर इसके भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? पदों की संख्या के आधार पर इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, जिसमें वह बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 1 होती है। अब पदों की संख्या हम कैसे मालूम करेंगे? जैसे कि यही वाला मान लेते हैं, ये वाला कि 3x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4। तो ये जो प्लस और माइनस के जो सिंबल होते हैं ये पदों को अलग करते हैं कि कौन सा पद, मतलब किसी बहुपद में कितने पद हैं, ये इनसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ कितने पद है? 1 2 3। फिलहाल हम एक पदी बहुपद पढ़ते हैं। वह बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 1 होती है। अब इसमें तो 3 है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन हम ये ले सकते हैं कि 3x का स्क्वायर जो है वो एक पदी बहुपद है, y भी एक पदी बहुपद है और 4 एक पदी बहुपद है। दूसरा पढ़ते हैं द्विपद बहुपद। दूसरा द्विपद बहुपद पढ़ेंगे। जो द्विपद बहुपद है उसमें पदों की अधिकतम संख्या 2 होती है। पदों की अधिकतम संख्या 2 होती है, तो इतना ले सकते हैं हम, मतलब 3x का स्क्वायर प्लस y, 2x का स्क्वायर प्लस 3, 2x प्लस 1, ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्रिपद बहुपद। मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 पद होंगे, वो त्रिपद बहुपद कहलाएगा। मतलब 3x का स्क्वायर, जैसे कि ये वाला लिए थे हमने, ये वो आ सकता है इसमें 3x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4। ठीक है, अब दूसरा है घातों की संख्या के आधार पर। पहला जो है वो था पदों की संख्या के आधार पर, अब घातों की संख्या के आधार पर। ये 3 टाइप के होते हैं। घातों की संख्या के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद। मतलब रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घात 1 होती है। उसमें कितने भी पद हो सकते हैं, मतलब कि 3 पद हो सकते हैं, 4 पद हो सकते हैं, जैसे कि 3x प्लस y प्लस 4। पदों की संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल कोई घात नहीं दिख रही है। अब कोई घात नहीं है, इसका मतलब है कि इस बहुपद की घात 1 है। दूसरा बहुपद है द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। ठीक है, अब द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। तो इसको मान लेते हैं 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x। ठीक है, तो इसमें जो है बहुपद की अधिकतम घात 2 है। क्या है? बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब त्रिघाती बहुपद पढ़ते हैं। तो त्रिघाती बहुपद, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है चर पदों की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है, इसमें हमको चर जो है बहुपद के पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। इसमें हमको बस देखना है कि जो चर पद है, चर पद कौन सा है? x, इसकी अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे चर। मैं जब भी से बोल रही हूँ कि चर पद की अधिकतम घात हो, तो आखिर ये चर होता क्या है? चर वह होता है जो अपना मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, जो अपना मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता, जैसे कि a b c x y। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं ना कि फाइंड x फाइंड y, तो हर क्वेश्चन में, हर फंक्शन में, हर फॉर्मूले में x का मान डिफरेंट आता है, y का मान डिफरेंट आता है, a का मान डिफरेंट आता है। मतलब इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। ये
मतलब सिचुएशन के हिसाब से इनका जो है मान बदल जाता है। अब अचर पद, अचर पद वे पद होते हैं अचर जो मतलब जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1, 2, 3, 4। अगर एक बुक में मैंने पढ़ा कि एक ऐसा होता है, ठीक है, मतलब एक है, और दूसरी बुक में क्या एक का मान बदल जाएगा? नहीं, एक का मान वही रहेगा, मतलब कि उनका जो मान है वो हमेशा निश्चित रहता है, इसलिए इनको स्थिरांक भी कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अचर पद को और क्या कहते हैं, तो अचर पद को स्थिरांक भी कहते हैं। अब द्विघात समीकरण, इस चैप्टर का हमारा मेन पॉइंट है द्विघात समीकरण, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही द्विघात समीकरण पर बेस्ड है। अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका मानक रूप भी पढ़ना पड़ेगा। मानक रूप मतलब कि जिस रूप में वो होता है एक्चुअल में, तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए जो है बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसका हल भी होगा, इसके अधिक से अधिक शून्यक भी होंगे, तो इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं और उन 2 शून्यकों को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अल्फा और बीटा से। और जो त्रिघात बहुपद है उसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब शून्यक जो हमने ज्ञात कर लिए मान लो, तो शून्यक सही है कि नहीं उसकी सत्यता की जांच भी करना होगा। तो शून्यकों की सत्यता की जांच के लिए 2 सूत्र होते हैं। कितने सूत्र? 2 सूत्र। अब 2 सूत्र होते हैं, तो पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। अब अभी ही बताई थी कि शून्यकों को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? अल्फा और बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, तो ये जो है वो बराबर होता है -b/a के, जहां -b जो है वो x का गुणांक है। इस द्विघात समीकरण के मानक रूप के हिसाब से x का गुणांक है क्या? b, ठीक है, x का गुणांक b है, तो x का गुणांक और जो a है वो किसका गुणांक है? x स्क्वायर का, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है और b जो है वो x का गुणांक है, ठीक है। अब दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या? शून्यकों का गुणनफल। मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये जो है ये c/a के बराबर होता है। जो c है उसके साथ कोई भी अचर पद नहीं है, और मैंने पहले ही बताई थी कि a, b और c जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं, तो c जो है वो एक अचर पद है, ठीक है। अचर पद मतलब जिसका मान निश्चित होता है, ठीक है, और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। अब अगर मान लो कि किसी प्रश्न में हमें शून्यकों का योग भी दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, और हमें कहता है कि आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है x का स्क्वायर, x मतलब ये x का स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक ऑफ, इसके बाद x इंटू में प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब जो है हमारी पहली प्रश्न वाली में पहला प्रश्न ये कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ जो है वो नीचे दिया गया है। तो पहला प्रश्न कुछ इस टाइप से है कि ये जो है ये है एक ग्राफ, ठीक है, तो ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष, और एक ग्राफ ऐसे दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ये कहता है कि मतलब px के लिए मतलब x के लिए ये अक्ष के लिए हमें शून्यकों की संख्या बताना है कि शून्य कितने हो सकते हैं, इसके अधिक से अधिक या कम से कम, ठीक है। तो इसके लिए भी एक लॉ होता है, एक नियम होता है कि अगर हम x के लिए शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बार टच कर रहा है या कितने बार काट रहा है। तो यहाँ पे जो है ग्राफ वो x अक्ष को एक भी बार डिवाइड नहीं कर रहा है, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। क्या? कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब प्रश्न वाली
2.2 के हिसाब से यहाँ पहला प्रश्न कहता है कि अगर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। देखो आ गया ना, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। अभी जो हमने सूत्र पढ़े वो इसी के लिए है। और अब हमारा पहला प्रश्न कहता है कि x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसके लिए जो है हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो इस बहुपद को यहाँ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जो अचर पद है उनका गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है, तो 1 और 8, ठीक है, 1 8 जा 8। अब हमारे पास 8 ऐसा नंबर है और 2, तो यहाँ हमको पहले जो है शून्य ज्ञात करने के लिए हमको 4 पद चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ही पद है, 1 2 और ये 3, तो 3 ही पद हैं, तो हमें इसे 4 पद में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 से 8 का गुना इसलिए किए हैं क्योंकि ये जो है 2x, इसको हमको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर 8 आना चाहिए, मतलब कि जो फर्स्ट है और लास्ट नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर, अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे, तो जो है 2 को हम किस नंबर से जोड़ सकते हैं? 4 और 2। अब 4 और 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हमको मिल जाएगा। अब 4 में 2 का गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने क्या लगा है? माइनस, तो जो बहुपद में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस ही लगेगा। अब पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या मिली है हमको? 4x, x इसलिए क्योंकि इसके साथ में x है। अब x ही नहीं लिखेंगे तो फिर वो सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, मतलब घटेगा कैसे, ठीक है। अब हमको घटाना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ भी माइनस लगा दिए और 2x लिखे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको डिफरेंट सिंबल चाहिए, तो यहाँ हम लगाएंगे प्लस, प्लस का 2x माइनस 8। अब हमारे पास कितने पद है? 4 पद। माइनस प्लस माइनस होता है, 4 2 जा 8, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों पद में से हमको कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन मतलब कि जो दोनों पदों में है, ठीक है। अब दोनों पदों में है तो यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन उससे लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ x भी है और यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो हम एक ही x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जो दोनों में है बस वही कॉमन ले सकते हैं हम। तो अभी 1x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1x बच जाएगा। अब यहाँ से 4x है तो x तो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस, अब यहाँ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, ये मतलब इसके अंदर भी 2 है, 8 के अंदर भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लिए तो x जो है वो बच जाएगा अंदर। अब माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब 2 हम डिवाइड हो रहा है इसलिए हमने 2 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ भी डिवाइड ही करना है, 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला अगर आपका समान आता है तो समझ जाइए कि आपका जो गणित है वो सही है, आपका सोल्यूशन सही है। अब जो 2 बार आया है उसको हम एक बार लिख देंगे x माइनस 4, और जो हमने कॉमन लिए थे उसको भी एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये जो है ये हमारे पास क्या मिल गए? हमको 2 गुणनखंड मिल गए। तो शून्यकों के लिए हम x माइनस 4 इज इक्वल टू, मतलब इसको 0 के बराबर रखेंगे और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? x इज इक्वल टू मिलेगा 4। अब जो x का मान हमको पहली बार मिलेगा वो होगा अल्फा का मान, अल्फा मतलब कि पहला शून्यक हमको मिल चुका है, ठीक है। अब दूसरा जो है x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर मानेंगे। अब इसको भी 0 के बराबर मानेंगे और 2 का इधर पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2, तो ये हमारा हो गया बीटा का मान, ठीक है। अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान है -2, तो हमारे पास 2 शून्यक मिल गए हैं। लेकिन प्रश्न में कहा गया था कि हमको इनके संबंध की जांच भी करना है, तो हम पहले वहां पे हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी? a, b और c के जो मान है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो a, b और c, अल्फा और बीटा, इतने नंबर्स की हमको जरूरत पड़ेगी। तो तुलना कर लेते हैं बहुपद से, तुलना करने पर, ठीक है। अल्फा का मान कितना है?
4, बीटा का मान कितना है -2, और a जो है बहुपद में a का मान, a मतलब मानक रूप में a कहाँ होता है x स्क्वायर के पास में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब b का मान -2 क्यों लेंगे, क्योंकि उसके सामने माइनस है, ठीक है, -2। c का मान कितना आएगा, उसके सामने भी माइनस है तो -8। अब हमारे पास सूत्र थे, पहला था शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये जो है वो किसके बराबर था, -b/a, जहां -b जो है वो x का गुणांक है और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। हमको दोनों सूत्र मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों में a, b और c और अल्फा और बीटा के मान रख के बताना है कि दोनों जो पक्ष है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब अल्फा का मान कितना है हमारे पास 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो दो पद जो है वो दो जो चिन्ह है वो एक साथ में नहीं रह सकते, तो यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा। 4 + -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस जो है वो फॉर्मूला में है, ठीक है। तो अब हमारे पास b का मान कितना दिया है -2, मतलब हमने निकाले हैं -2, तो अब दोनों जो चिन्ह है वो साथ में नहीं रख सकते हम, इसलिए हमको बीच में कोष्टक लगाना पड़ेगा। a का मान कितना निकाले हमने 1। अब 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता है, 2 इज इक्वल टू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और अपॉन में 1 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब 4 में से 2 हम अगर माइनस करते हैं तो 2 आएगा। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब कि जो संबंध की सत्यता की जांच है वो बिल्कुल सही हुई है। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। क्या, अल्फा इंटू बीटा, ये जो है वो किसके बराबर होता है c/a, जहां c जो है वो एक अचर पद है और a x स्क्वायर का गुणांक है। अल्फा का मान कितना निकाले हमने, अल्फा का मान है 4, ठीक है, और बीटा का मान हमने निकाले हैं, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बीटा का मान हमने निकाले हैं -2 इज इक्वल टू, अब c का मान हमारे पास कितना दिया है -8 और a का मान है 1, तो माइनस और इसके सामने प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 4 2 8, क्योंकि बीच में जो है मल्टीप्लाई है, कोष्टक है मतलब मल्टीप्लाई है, 4 2 8 और बीच में कोई चिन्ह भी नहीं है इसलिए नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब भटे में 1 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो -8, मतलब कि जो हमने प्रश्न बनाए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन है दूसरा कि t का स्क्वायर -15, ठीक है, इसके हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 ही पद हैं और ऐसे भी पद नहीं है जिनको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब t का स्क्वायर, तो जो यहाँ पे हम एक लॉ काम करता है कि अगर कोई नंबर दिया है, मान लो 1 है, तो वो 1 नहीं है, 1 जो है वो 1 नहीं है, वो अपने ही रूट का स्क्वायर है, तो रूट से जो है स्क्वायर कट जाएगा तो इसका भी मान जो है वो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी जो 15 है वो 15 नहीं है, वो √15 का मतलब अपने ही रूट का स्क्वायर है। अब ये जो है वो एक सर्वसमीका के हिसाब से दिख रहा है। सर्वसमीका जो हमने 9th में पढ़ी थी, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y और x माइनस का y। अब x प्लस y और x माइनस का y, तो इस हिसाब से यहाँ x का मान हमारा निकलेगा कितना t, ठीक है, और y का मान निकलेगा √15। अब √15 निकलेगा तो सर्वसमीका के जो ये वाला पद हमारे पास दिया हुआ है तो ये इसके बराबर है, तो हमारे पास 2 पद अपने आप मिल जाएंगे, मतलब कि t का मान हमारे पास, x का मान हमारे पास निकलेगा t का t, ठीक है, और y का मान √15, तो ये हो जाएगा हमारा पहला और ये हो जाएगा t माइनस √15, ठीक है। तो हमारे पास 2 आ गए। अब इससे हम सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब सत्यता की जांच कर सकते हैं तो द्विघात, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो हमारे पास अल्फा और बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान दिए हुए हैं, मान लो कि पहले इसमें दिए हैं अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और दूसरे में दिया है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब अगर हमें बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए मैंने एक सूत्र बताई थी कि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब
x का मान, ये जो है ये सूत्र है हमारे पास, तो पहले हमको x और x का मान निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो उसके बराबर में क्या आता है, -b/a। तो इसका मान हमारे पास दिया है 1/4। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। तो इसका मान हमारे पास दिया है -1। अब अगर -1 दिया है तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 है, क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है वो बटे में है, तो नीचे वाली संख्या को भी बटे में लाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अब b का मान यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है, मतलब b का मान माइनस में आएगा, क्योंकि अगर इसका मान माइनस में आएगा तभी माइनस और माइनस प्लस होगा, इसलिए जो है b का मान माइनस में आएगा। तो हमारे पास a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c का मान निकालना है। ठीक है, तो a का मान तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा और यहाँ डिफरेंट हो जाएगा। अब दोनों जगह सेम करने के लिए हम जो यहाँ की जो संख्या है जिसके बराबर हमको करना है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से दोनों अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और अपन में भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब दोनों में बराबर हो गए, तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 1, नहीं -1 क्योंकि यहाँ प्लस में दिया हुआ है, तो और c का मान आएगा 4। आप चाहो तो इस सूत्र के हिसाब से नहीं बना के एक नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हो कि अब हमारे पास जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a का मान हमने कितना निकाले हैं, a का मान हमने निकाले हैं 4। ठीक है, और x का मान कितना है, x का मान तो हमने नहीं निकाले हैं, क्योंकि x का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक अचर पद है, वो ऑलरेडी मानक रूप में दिया गया है। और b का मान हमने निकाले हैं -1। अब इसको कोष्टक में रखना पड़ेगा, क्योंकि दो जो है चिन्ह हम साथ में नहीं रख सकते। x और c का मान हमने निकाले हैं -4, तो इसको भी हमको कोष्टक में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब -4 निकाले हैं तो 4x² प्लस माइनस माइनस और 1 को नहीं लिखते तो x और प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक है, इधर पीछे हमने निकाले थे कि जो c का मान है वो माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि जो -1 था जिसे हमने मल्टीप्लाई किए थे वो माइनस में था, तो ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा बहुपद निकल चुका है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।